हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 27 जुलाई 2022 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्यों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। खाद्य श्रृंखला की बात करें तो सजीवों के मध्य भोजन के लिए श्रृंखलाबद्ध संबंध खाद्य श्रृंखला कहलाती है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक तथा अंतिम सिरे पर अपघटक स्थित होते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रमुख घटक उत्पादक होते हैं तो हरी वनस्पतियां जो स्वयं भोजन बनाते हैं उनको उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो शाकाहारी जंतु होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो मांसाहारी जंतु होते हैं। अपघटक होते हैं सूक्ष्म मृतोपजीवी जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये अपघटक होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। आगे हम देखें हरित गृह प्रभाव तथा भूमंडलीय उष्णता, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा वातावरण में प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी मोटी परत वायुमंडल में बन चुकी है जो पृथ्वी द्वारा परावर्तित ऊष्मा के मार्ग को अवरुद्ध कर रही है तथा स्वयं ऊष्मा अवशोषित कर रही है, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। यह स्थिति भूमंडलीय उष्णता या हरित गृह प्रभाव कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हरित गृह प्रभाव के जो परिणाम हैं वो देखते हैं। समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि होना, तापमान में वृद्धि होना, ध्रुव एवं हिमनदों में बर्फ पिघलना, बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव दिखाई देना, खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव और घातक रोगों में वृद्धि। तो ये कुछ प्रभाव हैं, ये सारे उत्पन्न होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे अम्लीय वर्षा की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसिड रेन। तो वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। ये गैसें वायुमंडल की नमी जल से क्रिया कर अम्ल का निर्माण करती हैं जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो प्रभाव होता है अम्ल वर्षा का, वो इमारतों का क्षरण तथा वनस्पति एवं जंतुओं पर घातक प्रभाव होता है। दूसरा जो प्रभाव होता है त्वचा रोग एवं एलर्जी होना एवं मृदा उर्वरता में लगातार उपजाऊपन है वो मिट्टी का कम हो जाता है। ओजोन स्तर का ह्रास, तो वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत, और ये जो ओजोन परत है इसकी मोटी परत है। ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं या रेज होती हैं, हम अन्य विकिरणों से जीवों की रक्षा करती है। ओजोन स्तर की कमी या ह्रास का जो प्रमुख कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, जिसको शॉर्टकट में हम CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। CFC का स्रोत या CFC कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो हम बताएंगे रेफ्रिजरेटर जो हमारे फ्रिज होते हैं, एयर कंडीशनर जो AC होती हैं, अन्य रासायनिक के पदार्थ मीथेन, क्लोरोफोर और एरोसोल, फोरस या फोम आदि होते हैं। अब महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है, वो आती है एक्स किरणें। तो इसकी जो खोजकर्ता थे वो थे WK रोंटगन। तो एक्स किरणों द्वारा मानव शरीर के आंतरिक अस्थियों के चित्र खींचे जाते हैं, मतलब एक्सरे किए जाते हैं। एक्सरे जो होता है वो एक्स किरणों से ही होता है। CT स्कैन की बात करें तो इसका आविष्कार जेफरी हाउंडसफील्ड ने किया था और इसके द्वारा अंक के बहुआयामी चित्र एक्सरे फिल्म पर बनाए जाते हैं और इस उपकरण में विद्युत चुंबकीय किरणों का बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपकरण में प्रास्रवी तरंगों का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इनका उपयोग किया जाता है। इस उपकरण का उपयोग शरीर में गांठें, सूजन, रोग एवं शिशु का लिंग निर्धारण का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में हम चर्चा करें, आगे बढ़ें, लेसर किरणें। तो इनका पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी खोज थियोडर मेमेन ने की थी। लेसर का उपयोग कैंसर, धमनियों में रक्त का थक्का अवरोध हटाने, नेत्र दृष्टि सुधार में,
पथरी रोग निवारण में, मोतियाबिंद उपचार में, त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने में किया जाता है। आगे हम देखें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसको हम शॉर्टकट में या छोटे रूप में ईसीजी के रूप में लिखते हैं। यह उपकरण हृदय चक्र के पेशीय विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है। इससे हृदय की पेशियों में क्षति का ज्ञान हो जाता है। स्टेथोस्कोप की बात करें तो इससे हृदय धड़कन को सुना जाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर, तो इससे रक्त का जो चाप होता है या रक्त का जो प्रवाह है उसको मापा जाता है। इसको स्फैग्मोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। ऑटोक्लेव की बात करें तो उपचार में काम आने वाले उपकरणों को इसमें रखकर रोगाणु रहित बनाया जाता है। ये ऑटोक्लेव होता है जो उपचार में जितने भी उपकरण काम में लिए जाते हैं उनको रोगाणुओं से सुरक्षित या रोगाणुओं को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट में चर्चा करेंगे परखनली शिशु के बारे में। तो इस तकनीक में अंडाणु एवं शुक्राणु को कृत्रिम माध्यम या परखनली में रखकर निषेचित कराया जाता है। परिवर्धन प्रक्रिया में भ्रूण जब 32 कोशिकाओं का बन जाता है तब इसे स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। तो मुख्य बात यही है कि परिवर्धन प्रक्रिया में भ्रूण कितनी कोशिकाओं का बनता है, तो 32 कोशिकाओं का बनता है। जब 32 कोशिकाओं का भ्रूण बन जाता है तब इसे माँ के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। उत्पन्न होने वाली संतान को परखनली शिशु कहते हैं या कहलाती है। आगे हम बात करें कलोन निर्माण की। तो इसमें जीव है, कलोन का नाम है और वर्ष है। तो मेंढक जीव का जो क्लोन किया गया था वो 1951 में किया गया था, इसका कोई नाम नहीं दिया गया। भेड़ का जो क्लोन है उसका नाम रखा गया था डोली और ये 1996 में किया गया था इसका क्लोन। और रीसस बंदर है, इसका जो नाम नहीं दिया गया क्लोन का, लेकिन इसका क्लोनिंग का जो कार्य था वो सन 2000 में किया गया। बिल्ली का जो क्लोन किया गया था उसका नाम रखा था कॉपी कैट और ये क्लोन तैयार हुआ था 2001 में। इसके बाद में चूहा का क्लोन किया गया, तो चूहे का जो क्लोन था उसका भी नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसका जो क्लोनिंग का कार्य था वो सन 2002 में किया गया। और इसके बाद में घोड़े का जो क्लोन किया गया था उसमें घोड़े के क्लोन का भी नाम नहीं दिया गया, लेकिन सन 2003 में इसकी क्लोनिंग का कार्य किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो क्लोन से संबंधित थी। आगे हम देखेंगे विश्व की प्रथम परखनली शिशु। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम है लुइस जॉन ब्राउन है। तो भारत की प्रथम परखनली शिशु है दुर्गा अग्रवाल है। ट्रांसजेनिक पादप जंतु, ऐसे पादप जंतु जिनके आनुवंशिकी पदार्थ में दूसरे पादपों का जीन स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें ट्रांसजेनिक पादप जंतु के नाम से जानते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ें और देखें क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है? तो किसी भी जंतु के शरीर की कायिक कोशिका से उसी जंतु के समान जंतु के विकास की तकनीक क्लोनिंग कहलाती है। उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है। व्हेल जंतु मछली नहीं स्तनधारी होती है। अजगर विषहीन होता है, अजगर में किसी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है। कान सुनने के अलावा शरीर संतुलन का कार्य भी करता है। समुद्री घोड़ा एक मछली है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं सामान्य विज्ञान की। समुद्री घोड़ा एक मछली है। सबसे तेज तैरने वाला पक्षी पेंगुइन होता है जो बर्फ़ में रहता है, बर्फीले क्षेत्रों में रहता है। पक्षियों का राजा होता है, बाज को कहते हैं। संसार में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जंतु होता है वो चीता होता है। चीता सबसे तेज़ दौड़ता है जंतुओं में। और सबसे बड़ा जो पुष्प है वो रेफ्लेक्सिया है। और सांप सूंघने के लिए नाक का नहीं बल्कि जीभ का प्रयोग करता है। ये महत्वपूर्ण बात है, सांप सूंघने के लिए नाक का नहीं बल्कि जीभ का प्रयोग करता है। मूंगफली जड़ नहीं एक फल है। मूंगफली एक जड़ नहीं होती है, एक फल होता है। शलजम फल नहीं जड़ होती है। लहसुन फल नहीं तना होता है। लौंग फल नहीं पुष्प होता है। तो ये कई भाग होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, मूंगफली जड़ नहीं होती, एक फल होता है। शलजम फल नहीं जड़ है। लहसुन फल नहीं होता है, तना होता है। लौंग फल नहीं पुष्प होता है। कई बार एग्जाम में ये सारे पूछे भी गए हैं। बोम्बेक्स मोराई को रेशम कीट कहते हैं। बोम्बेक्स मोराई को रेशम कीट कहते हैं। इससे रेशम प्राप्त होता है, बहुत ही बढ़िया रेशम प्राप्त होता है। सीताफल फलों का पुंज होता है।
रात्रि में घने पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्षों के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से मृत्यु तक हो जाती है। रोम का ऊपरी भाग मृत होता है। ल्यूसीफर लाख का कीट होता है और इससे लाख प्राप्त होती है। सीप में मोती बनते हैं। औषधियों के जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। हिप्पोक्रेटस हैं, ये औषधियों के जनक हैं। हीमोग्लोबिन में लाल रंग लोह युक्त पारफायरिन वर्णक के कारण होता है। और मक्का व अंडे के पीतक का पीला रंग होता है, वह गाजर का लाल रंग कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषीय अंग हैं, ये लास्ट बिंदु है। सबसे पहला अवशेषीय अंग है हमारे नेत्र की निमेषक पटल, दूसरा है पुच्छ दंडक, और तीसरा है कान में कर्ण पल्लव पेशियाँ, और चौथा है अकलदाढ़, और लास्ट होता है अपेंडिस, जिसको हिंदी में परिशेषिका कहते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सामान्य विज्ञान का। ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आशा और उम्मीद आप सभी से जुड़ी हुई है और लगातार जुड़ी हुई रहेगी। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, शिक्षित बनते रहें। जय हिंद, जय मां सरस्वती।